हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के पार्ट सेकंड चैप्टर फ्रॉम कमिंग ऑफ द ब्रिटिश फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। दैट इज़ जो टाइम पीरियड है 1765 से लेकर के 1858 के टाइम पीरियड को। इससे पहले वीडियो लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था 16,000 से लेकर के 1765 का टाइम पीरियड। अब हम दूसरा पॉइंट का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 1765 से लेकर के 1858 के टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1765 से लेकर के 1858, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद भी उसमें कुछ ड्रॉबैक्स आए थे, कुछ डिफेक्ट्स आए थे। सो इन ऑर्डर टू रिमूव द डिफेक्ट्स of that regulating act, to remove the defects of the regulating act 1773, two acts were passed by the court of directors of England। यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट आए थे उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स आए थे, उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स आए थे। तो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट डिफेक्ट्स कुछ और अलग से एक्ट्स आए, जैसे कि पहला एक्ट था एक्ट ऑफ सेटलमेंट एंड दूसरा था पिट्स इंडिया एक्ट। अब बात करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या था। तो जो एम थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट में वो कहता था कि जो ये एक्ट जो आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट का, ये जो है सुपीरियर अथॉरिटी प्रोवाइड करता था काउंसिल को ओवर द कोर्ट। यानी काउंसिल्स को ज़्यादा सुपीरियर अथॉरिटी प्रोवाइड किया था ये एक्ट आने के बाद कोर्ट से ज़्यादा। और ये जो है सपोर्ट करता था लॉफुल गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा का इन ऑर्डर टू कलेक्ट अ स्मूथली रेवेन्यू। और ये मेंटेन और प्रोटेक्ट करता था लॉज एंड कस्टम्स ऑफ द नेटिव पीपल। और कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन पावर था रेवेन्यू मैटर पे वो हट करके गवर्नर और गवर्नर एग्जीक्यूटिव के जो काउंसिल थे उनके पास आ गया। यानी कि गवर्नर और एग्जीक्यूटिव के पास जो रेवेन्यू मैटर के ऊपर पावर नहीं था, अब वो पावर इंडिपेंडेंटली उसका एक्सरसाइज कर सकते थे। यानी कि गवर्नर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास रेवेन्यू मैटर का जो पावर था वो आ चुका था। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट का कुछ और अलग एम था, जैसे कि इस एक्ट के ज़रिए जो है ये सेट करता था कि मोहम्मदियन लॉ जो है वो मोहम्मदन केस में अप्लाई हो, सिमिलरली हिंदू लॉ जो है वो हिंदू केसेस में अप्लाई हो। और जो जुरिस्डिक्शन अपील्स था वो शिफ्ट हो करके गवर्नर जनरल और काउंसिल्स ऑफ के हाथ में आ गया था। यानी कि अगर अब अपील्स चाहेगा तो प्रोविजनल कोर्ट से वो डायरेक्टली गवर्नर जनरल और काउंसिल्स के हाथ में जाता था। अब हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट का। पिट्स इंडिया एक्ट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो इंडियन पोजीशन को और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पोजीशन थे और इंडियन पोजीशन तो उसके ऊपर जो है ये अपना हक जमाना चाह रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट को लाता है। पिट्स इंडिया एक्ट बेसिकली आया था 1784 में और एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781 में। अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की कंट्रोल ऑफ द कंपनी, यानी कंट्रोल क्या था कंपनी का पिट्स इंडिया एक्ट में। तो जो कंट्रोल था कंपनी का, यहाँ पर दो तरह का सेपरेट बॉडी बनाया गया था। यानी एक सेपरेट बॉडी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करेगा, अफेयर्स को रेगुलेट करेगा, और दूसरा जो बॉडी रहेगा वो पॉलिटिकल अफेयर्स को रेगुलेट करेगा। दो बॉडी था, एक जो कमर्शियल अफेयर्स को रेगुलेट करेगा वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रेगुलेट करेगा और पॉलिटिकल अफेयर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। यानी कि यहाँ पे दो ये पाए गए हैं, दो बॉडीज़ पाए गए, एक तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ को, कमर्शियल अफेयर्स को करने के लिए, और एक तो पॉलिटिकल अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए। पॉलिटिकल अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वह कमर्शियल अफेयर को रेगुलेट करने के लिए वेट थोड़ा सा गलती हो गया कमर्शियल का स्पेलिंग कमर्शियल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ रेगुलेट करते थे। वेयर एज जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे इसको रेगुलेट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जिसमें 6 मेंबर्स थे। यानी कि दो अलग अलग बॉडीज हमें दिखी इस एक्ट के आने के बाद। अब जो कमर्शियल अफेयर्स थे उसका जो हेड था वो मतलब वो जो कंट्रोल होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हेड मतलब कंट्रोल होता था कमर्शियल अफेयर्स। फिर जो पॉलिटिकल अफेयर्स था वो ब्रिटिश क्राउन के ज़रिए जो है वो कंट्रोल होता था। मतलब जो ब्रिटिश क्राउन के ज़रिए जो कंट्रोल होता था पॉलिटिकल अफेयर्स वो एक प्योरली गवर्नमेंट बॉडी था जो प्रिसाइड किया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ज़रिए। और इस एक्ट के ज़रिए हम देख सकते हैं कि
इंडिया में ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुआ था। अब इसके कुछ सेंट्रल लेजिस्लेचर के पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेशन पॉइंट में क्या हुआ था, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थे वो 4 मेंबर थे, जिसमें गवर्नर जनरल को साथ उसको दिया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, ताकि वो गवर्नर के हेल्प कर सके लॉ बनाने में। तो अब गवर्नर को पावर तो दिया गया था लॉ बनाने के लिए, बट उसका पावर बहुत लिमिटेड था। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पावर ऑफ गवर्नर जनरल, तो कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के जो मेंबर्स थे जिसका संख्या 4 था, उससे घटा करके 3 कर दिया जाता है। अब अगर गवर्नर जनरल कोई लॉ बनाना चाहता तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का अगर कोई एक मेंबर भी वोट दे फेवर में गवर्नर जनरल के, तो वो 2/2 से टाई हो जाता था। यानी हम कह सकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर में गवर्नर जनरल को एक वीटो पावर मिल गया था, जिसमें जो बिल है बहुत ईजिली से पास हो सकता था। सिमिलरली प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी यही चीज़ किया गया, जो गवर्नर थे उसके जो काउंसिल्स थे, काउंसिल मेंबर, उसको 4 से घटा करके 3 कर दिया गया और एक चीफ इन कमांडर को अपॉइंट किया गया। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू की सिस्टम में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेरिटोरियल पोजीशन था उसे अब ब्रिटिश पोजीशन कहा गया। अकॉर्डिंग टू पिट्स इंडिया एक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्लैरिफाइड कर दिए थे कि इंडियन टेरिटरी जो है, जो कंट्रोल है ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो सारे टेरिटरी जो है कंट्रोल हो जाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये रहा चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसे हम सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है मोनोपोली ऑफ अ ट्रेड। मोनोपोली ऑफ ट्रेड इसलिए क्योंकि इस चार्टर के बाद जो कुछ भी कंपनी का मोनोपोली ट्रेड था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। अब कंपनी का जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ था वो भी टोटली क्लोज डाउन हो चुका था, और साथ ही जो ट्रेड लिंक था चाइना के साथ इनका, वो भी टोटली ख़त्म हो चुका था, बंद हो चुका था। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ द कंपनी। तो कंट्रोल क्या था कंपनी का? पहली तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर ये कंपनी का जो पावर था डिवाइड था। अब कमर्शियल एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से बंद हो गया, तो कंपनी पूरी तरीके से एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी, यानी पूरी तरीके से कमर्शियल को हटाकर पॉलिटिकल अफेयर्स को रेगुलेट करती थी कंपनी। अब बात करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन का। तो चार्टर 1833 में कुछ चेंजेस आए, जैसे कि पहला जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और सबसे पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना उनका नाम था विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास कुछ सेंट्रल अथॉरिटीज़ आ गई, जैसे कि वो कंपनी के जो सिविल और मिलिट्री अफेयर्स है उसके ऊपर वो कंट्रोल आ गया, मतलब उनके पास ये पावर आ गया कि कंपनी का जो सिविल और मिलिट्री अफेयर्स है उसे कंट्रोल करें। किनके पास? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। जो 4 मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, जिसे प्रोवाइड किया गया था गवर्नर जनरल को, उसमें से एक और मेंबर ऐड अप हो गए, जिसे हम लॉ मेंबर भी कहते हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉ बना रहे थे, उसमें एक मेंबर एज ए लॉ मेंबर इसलिए ऐड किया गया ताकि इस लॉ मेंबर को बहुत अच्छे से लॉ के बारे में सारा चीज़ जानकारी था। तो अगर जो गवर्नर है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है अगर कुछ लॉ बनाते हैं, तो लॉ ऑफ मेंबर जो है इसके राइट्स भी बनाते थे, यानी कि बहुत सारा नॉलेज लॉ मेंबर के पास था लॉ बनाने से। तो इसके मदद के ज़रिए से, इस मेंबर के मदद के ज़रिए से जो गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो लॉ बनाते थे। ये जो चौथा मेंबर था, जो जिसे हम लॉ मेंबर कहते हैं, सबसे पहला जो मेंबर था वो लॉर्ड मैकेले था, और ये चौथा मेंबर जो है कभी लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते थे और वोटिंग भी देते थे। अब हम बात करते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर के बारे में। सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या हुआ, जो तो पूरा जो पावर था वो सेंटर के पास आ गया, मतलब लॉ बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, सारा पावर जो है सेंटर के पास आ गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो था पूरी तरीके से स्टॉप्ड हो गया, यानी जो मद्रास, बॉम्बे, सबके पास जो पावर था लॉ बनाने का, लॉ मेकिंग का, अब ये सारी लॉ मेकिंग का पावर जो सेंट्रलाइज्ड हो गया इन द हैंड ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और एंड इट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि गवर्नर ऑफ अदर प्रेसिडेंसी एंड एग्जीक्यूटिव्स, उनको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते थे कि ऑन विच सब्जेक्ट दे शुड मेक देयर ओन लॉज, और किस सब्जेक्ट्स में उनको डिपेंडेंट होना हुआ गवर्नर जनरल के ऊपर। तो ये सारे कन्फ्यूजन के चलते जो इस
एक्ट के ज़रिए ये जो पावर था सेंट्रलाइज्ड हो चुका था एक हाथ में, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और एग्जीक्यूटिव। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और एग्जीक्यूटिव है ये लॉ बनाएगी, और ये जो लॉ था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होता, और ब्रिटिश पार्लियामेंट इस लॉ को अप्रूव करती। ब्रिटिश पार्लियामेंट को जब ये लॉ अप्रूव करती तो एक और फ़ायदा होता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अवेयर होते कि इंडिया में क्या लॉज बन रहे हैं और क्या नहीं। अब इस एक्ट के बाद, इस चार्टर एक्ट 1833 के बाद जो कुछ भी लॉ बनते थे उसे हम एक्ट कहते थे, क्योंकि इससे पहले जो लॉ बनते थे वो पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाती थी। बट इसके बाद जो सेंट्रल पावर हाथ में आया, ये सारे जो लॉ बनने लगे तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चले जाने लगे, पास होने लगे, और वहाँ से वो अप्रूवल मिलता था, यानी कि जो कुछ भी अब लॉ बनता था वो एक एक्ट में तब्दील हो चुका था। अब रेवेन्यू कलेक्शन देख लिया जाए। रेवेन्यू कलेक्शन में जैसे कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है, कमर्शियल रेवेन्यू वगैरह, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो पूरी तरीके से स्टॉप हो चुका था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक ही जरिया था, वो था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से रेवेन्यू जनरेट करना, यानी कि ब्रिटिश पोजीशन के पर जो रेवेन्यू जनरेट होता था और सॉल्ट टैक्स से जो रेवेन्यू जनरेट रहता था वही रेवेन्यू सोर्स था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सबसे पहले इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो ड्यू टू द फास्ट एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी टेरिटोरियल एरिया, द वर्किंग पावर ऑफ द गवर्नर जनरल वाज आल्सो इंक्रीज्ड। सो इन ऑर्डर टू डिक्रीज द पावर, मतलब पावर उनके कम करने, मतलब पावर भी नहीं कह सकते हम कि, मतलब क्योंकि गवर्नर जनरल के पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था काम, और एक्सपेंशन भी बहुत ज़्यादा हो गया था टेरिटोरियल एरिया का उस वक्त। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के काम को थोड़ा कम करने के लिए, यानी उनको थोड़ा रिलीफ देने के लिए, जो इस चार्टर में, यानी चार्टर ऑफ 1853 में कुछ चेंजेस लाए गए। जैसे कि पहला, एक सेपरेट गवर्नर अपॉइंट किया गया बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए। अब जो प्रेसिडेंसी थी, गवर्नर जनरल जो थे, जो कुछ भी जो गवर्नर जनरल थे प्रेसिडेंसीज के, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता के जो गवर्नर्स थे, इन्हें कहा गया कि आप रिपोर्ट करिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। और जो 4 मेंबर्स जो प्रोवाइड किए गए थे, जो लॉ मेंबर था, जो चौथा मेंबर था लॉ मेंबर, उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर। और साथ ही फॉर द फर्स्ट टाइम ये सिविल सर्विस का जो कंपटीशन है इंडिया में स्टैब्लिश हुआ 1853 के चार्टर से। अब बात करते हैं इसके लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेचर में। सेंट्रल लेजिस्लेचर में फॉर द फर्स्ट टाइम हमें एक मिनी पार्लियामेंट देखने मिलता है, जहाँ पे एक सेपरेट पावर का डिवीजन होता है, यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर 6 मेंबर्स जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किए जाते हैं और 6 मेंबर एग्जीक्यूटिव में, यानी कि 6 मेंबर लेजिस्लेटिव में आएंगे और 6 मेंबर एग्जीक्यूटिव में आएंगे। और 6 मेंबर में से एक मेंबर जो है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, एक अदर रेगुलर जस्टिस होगा, रेगुलर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और बाकी जो है लोकल प्रोविजंस के जो गवर्नमेंट है, लोकल प्रोविजन के गवर्नमेंट जो रहेंगे, जैसे कि मद्रास के, बॉम्बे के, बंगाल के और आगरा के, इनसे लेकर के होगा। तो टोटल ये 6 मेंबर हो जाएंगे। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक गवर्नर जनरल रहेगा, 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स रहेंगे और एक कमांडर इन चीफ रहेगा, जो कुल मिलाकर के 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बनाएगा। टोटली 12 मेंबर्स होंगे जो एक मिनी पार्लियामेंट फॉर्म करेंगे और जो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए। तो यही था आज का यहाँ तक का टॉपिक, और यहाँ पर जो हमारा सेकंड पॉइंट था, दैट इज 1765 से लेकर के 1858 का टाइम पीरियड, ये भी ख़त्म हो चुका। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।